इस वीडियो में हम लोग बायो सावर्ट नियम क्या है ये देखेंगे और इसका जो है व्यंजक निकालेंगे। तो सबसे पहले जो है बायो सावर्ट नियम का थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं। तो दो 1820 में क्या थे, दो फ्रांसीसी भौतिकविद थे, जीन बायो बैप्टिस्ट और फेलिक्स सावर्ट। तो इन दोनों ने क्या किया, जो सरल आकृति के धारावाही चालकों को लिया और उसके कारण से जो किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मापन किया, और इन सब जो प्रैक्टिकल करने के बाद उसने जो नियम दिया, दोनों ने मतलब कंबाइन होकर के नियम दिया था, उसको बायो सावर्ट का नियम कहा गया। तो यहाँ इसमें सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते, फिर इसके बाद इसका नियम क्या दिया वो देखेंगे। तो ये मान लो हमारे पास एक धारावाही चालक है, यानी एक तार है जिसमें से धारा प्रवाहित हो रही है। इसका नाम दे देते हैं हम लोग XY तार है। इस XY तार के मान लो इसकी पूरी लेंथ क्या है, स्मॉल l है। तो यहाँ पर एक छोटा अवयव हम लोग कल्पना करते हैं, एक छोटे से DL लंबाई के अवयव की, यानी कि यहाँ पर एक छोटा सा अवयव है जिसकी लेंथ जो है हमारे पास DL है, और इस पूरे तार से जो हमारा I करंट फ्लो कर रहा है। अब मान लो इसके इस DL अवयव से जो है R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पे हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताना है। किसका यूज़ करके, बायो सावर्ट के नियम का यूज़ करके। तो इसको पहले लिख लेते हैं। मान लो एक चालक तार XY है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। तब हम चालक तार को यदि कई सारे छोटे DL अवयवों, और DL के डायरेक्शन बताया करके इसको DL वेक्टर ले रहे हैं, अवयवों से मिलकर बना हुआ है, ऐसा माने तो बायो सावर्ट के नियमानुसार DL अवयव से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, क्योंकि हम लोग स्मॉल DL अवयव के कारण ही लिख रहे हैं, अभी पूरे तार के कारण नहीं लिख रहे, केवल स्मॉल DL अवयव का। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी हम लोग स्मॉल dB से लिखेंगे। वो क्या होगा, पहला क्या कहता है, इसके जो इस चालक तार में धारा बह रही होगी उसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो क्या होता है, चालक तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि जो हमारा dV होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वो I के अनुक्रमानुपाती होगा। ये लिख देते हैं। ये जो है हमारा समीकरण नंबर 1 है। अब इसके बाद दूसरा क्या होगा, जो dB चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या होगा, इस DL अवयव यानी कि जो हम लोग सूक्ष्म अवयव ले रहे हैं, ये कितनी लंबाई का है, इसके भी अनुक्रमानुपाती होता है। तो चालक तार के जो हमने धारा अवयव लिया है, धारा अवयव
धारा अवयव क्या, डीएल, डीएल को ही हम लोग धारा अवयव कहते हैं, के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि जो हमारा डीबी है वो क्या आ जाएगा, अनुक्रमानुपाती डीएल। तीसरा पॉइंट ये है कि जो हमारे पास मान लो ये जो चुंबकीय क्षेत्र होगा डीएल अवयव के कारण, ये क्या होगा, इस बिंदु P और डीएल अवयव को मिलाने वाली रेखा और इस धारा अवयव के अक्ष जो है उनके बीच कौन सा कोण बन रहा है, उसकी ज्या के अनुक्रमानुपाती, ज्या यानी साइन। तो यहाँ पर लिखते हैं धारा अवयव डीएल के अक्ष तथा डीएल को P से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण के ज्या, ज्या को हम लोग कहते हैं साइन, के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं डीबी क्या आएगा, अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है हमारा कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी बिंदु P पर, वो क्या होगी, जो डीएल अवयव है और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात, यानी जिस तार पे हमको जो चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उस तार और जिस बिंदु पे निकालना, उन दोनों की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो इसको लिख लेते हैं धारा अवयव डीएल तथा बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको लिख भी लेते हैं मैथमेटिकल रूप में, इसको गणितीय रूप डीबी अनुक्रमानुपाती 1/r², 1/r² के अनुक्रमानुपाती बोले या r² के व्युत्क्रमानुपाती, यही हो गया डीबी पर ये इसको हम लोग गणितीय रूप में भी लिख लिए यहाँ पर, डीबी व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। इसको हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो 1/r² के अनुक्रमानुपाती भी है बोल सकते हैं, या फिर जो हमारा डीबी है वो r² के व्युत्क्रमानुपाती है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया। अब ये इन 4 पॉइंट को, तो ये 4 पॉइंट्स जो थे वो दोनों ने बायो और सावर्ट ने मिल करके दिए थे, जो प्रैक्टिकल्स उन लोगों ने की थी उसके बेस पे। अब इन जो चारों नियमों को अगर हम एक साथ लिखे तो क्या जो हम लोग के पास नियम बन के आएगा वो बायो सावर्ट का नियम होगा और उसका व्यंजक निकलेगा यहाँ से। तो समीकरण 1, 2, 3 व 4 को मिलाकर लिखने पर, अगर समीकरण 1, 2, 3, 4 को मिलाकर लिखें तो डीबी क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, सबको साथ में लिख देते हैं। डीबी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा देंगे, आई और क्या है डीएल भी इसी के साथ इंटू में है, गुणा में है तो इसी के साथ लिख देते हैं। साइन थीटा भी अनुक्रमानुपाती में है तो वो भी एक पर में ही आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 1/r² के अनुक्रमानुपाती, यानी 1/r² नीचे आ जाएगा। अब क्योंकि हम लोग अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा जिसको हम लोग कैपिटल के से लिखते हैं। तो डीबी बराबर क्या आ जाएगा, के IDL साइन थीटा बाय r²। इसको दे देते हैं हम लोग अभी थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 4 तक के हो गया, तो इसको इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं के एक नियतांक है जिसका मान किस पे निर्भर करता है, अक्सर जब हम लोग कौन से मापन की पद्धति ले रहे हैं, यानी कि MKS ले रहे हैं, SI मापन ले रहे हैं या CGS मापन ले रहे हैं, इस पे।
और इसके साथ साथ जो हम लोग ये जो तार है और बिंदु P की दूरी ये किस माध्यम में है, यानी कि तार जो है वायु या निर्वात में है, ये किसी अन्य माध्यम के अंदर रखा गया है, इस पे भी ये K का मान निर्भर करेगा। तो जो यहाँ पर लिख लेते हैं, जहाँ K एक अनुपातिक नियतांक है जिसका मान मापन की पद्धति तथा माध्यम पर निर्भर करता है। किसके बीच के माध्यम के, धारावयव और बिंदु P के करता है। अब जो हम लोगों का, अगर हम लोग SI पद्धति की बात करें और माध्यम की जगह हम लोग अभी निर्वात लेकर के चलते हैं, निर्वात या जिसको मुक्त आकाश कहा जाता है। तो यदि हम SI पद्धति में निर्वात लेकर चलते हैं, तब देख लेते हैं क्या करना होगा। यानी कि हम लोग क्या करें, SI पद्धति में जो भी है वो निकाल रहे हैं और माध्यम जो है दोनों के बीच निर्वात है, ये देखते हैं। पहले जब निर्वात होगा तो क्या निकल गया, तब जो है तब K का मान जो होता है, यानी वो जो अनुपातिक नियतांक वो होता है हमारा μ0/4 पाई, ये इसका मान होता है। जहाँ जो हमारा μ0 है, जहाँ जो μ0 का मान होता है वो होता है हमारा 4 पाई गुना 10⁻⁷ टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर, ये इसका मात्रक होता है। तो ये μ0 की वैल्यू होती है। और यह μ0 को हम क्या कहते हैं, चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता कहा जाता है। ये μ0 क्या है हमारा, निर्वात की चुंबकशीलता, और इसका मान होता है 4 पाई × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर, चुंबकशीलता में जो समीकरण नंबर 1 दे रखा है उस पे ये मान रख देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा समीकरण 1 में उपरोक्त मान रखने पर, तो हमारे पास आ जाएगा dB बराबर IDL साइन थीटा बाय r², ये तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ K था उसकी जगह आ जाएगा μ0/4 पाई। अब जो हम लोग μ0 का मान, इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब μ0 का मान हम लोग क्या देखें, जो निर्वात की चुंबकशीलता थी वो ये था 4 पाई × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। तो ये मान भी एक बार जो है μ0 की जगह रख देते हैं। तो किंतु μ0 बराबर 4 पाई × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर, इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास dB बराबर 4 पाई, ये मान रख देते हैं μ0 की जगह 10⁻⁻, वो मात्रक है तो मात्रक को तो नहीं रखेंगे हम लोग, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू को रखेंगे 4 पाई, और यहाँ पर IDL साइन थीटा बाय r², इसको रखते हैं। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो dB निकल के आएगा। वो क्या निकल के आया, dB बराबर 10⁻⁷ IDL साइन थीटा बाय r²। इसको हम लोग दे देते हैं समीकरण नंबर 3। और जो हमारा समीकरण नंबर 2 है और समीकरण नंबर 3 है, यही क्या बायो-सावर्ट नियम का गणितीय रूप है। तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 2 व समीकरण 3 द्वारा प्रदर्शित संबंध को ही बायो-सावर्ट
नियम कहते हैं, कहते हैं